हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। आज की आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो संविधान के प्रकार हैं उनको डिटेल में। रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इनकी मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है, यानी कि लिखित संविधान के गुण और दोष क्या है, फायदे और नुकसान क्या है, और अलिखित संविधान के फायदे और नुकसान क्या है, ये दो चीजें। लेकिन उसको जानने से पहले एक बार पुनः हम एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि लिखित और अलिखित संविधान का मतलब क्या है, फिर उसी से हमारी आगे आगे की बात कनेक्ट होगी। तो जब हम लिखित संविधान की बात करते हैं तो जो मैंने पिछली क्लास में ही कहा, एक ऐसा संविधान, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अंदर जितने भी नियम कानून प्रावधान हैं उनको लिखा गया होता है, लिपिबद्ध होते हैं, है ना। और लिपिबद्धता के साथ साथ वो संहिताबद्ध भी होते हैं। संहिताबद्ध का मतलब क्या है कि जितने भी नियम और कानून है वो एक पुस्तक के रूप में लिखे गए हैं। ऐसा नहीं है कि एक कानून अलग है दूसरा कानून अलग है, कानून बिखरे हुए नहीं है। उन सब कानूनों को एक साथ एक ही जगह संग्रहित किया जाता है एक बुक के फॉर्म में। और वही रिटन जो नियम और कानून जो एक साथ लिखे जाते हैं, संहिताबद्ध होते हैं, उसे हम लिखित संविधान के रूप में समझते हैं। मैंने बेस्ट एग्जांपल आपको बताया, जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान। हम बात करें तो 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। इसके बाहर भारत का संविधान नहीं है और ये सब एक साथ एक ही जगह पर लिखे हुए हैं। इसी तरह अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जो पूरे 7 अनुच्छेदों के अंदर वर्णित है और ये सब एक साथ एक ही जगह पर संहिताबद्ध है। तो ये संविधान लिखित संविधान है। और अलिखित संविधान जिसमें हमने कहा था, ऐसा संविधान जिसमें कानून नियम प्रावधान अधिकांशतः लिखित नहीं होते हैं। तो जो लिखित नहीं है वो क्या है, वो परंपराओं के रूप में, प्रथाओं रीति रिवाजों के रूप में चलते हैं। अब परंपरा का मतलब क्या है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली आ रही है, जिसको लिखा नहीं जाता है, लेकिन लोग आदतन या स्वाभाविक तौर पर उन परंपराओं का पालन करते हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि इन परंपराओं का पालन करने से हमारा जीवन अच्छी तरह से चलता है। तो उसी तरह से राज व्यवस्था में भी गतिविधियों को संचालित करने के लिए, क्रियाकलापों को करने के लिए कुछ परंपराओं का, कुछ प्रथाओं का, रीति रिवाजों का पालन किया जाता है, जिन्हें एक वन वर्ड में हम कहते हैं ये कन्वेंशन यानी कि अभिसमय है। तो ऐसा संविधान जिसमें अधिकांश प्रावधान कन्वेंशन पर आधारित होते हैं, अभिसमय पर आधारित होते हैं, उस संविधान को हम कहते हैं ये अलिखित संविधान है। इन शॉर्ट अगर एक लाइन में हम कहें, ऐसा संविधान जिसमें अधिकांश प्रावधान लिखे हुए नहीं है बल्कि परंपराओं पर आधारित हो, उसको हम अलिखित संविधान कहते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रिटेन के अंदर राज व्यवस्था से जुड़े हुए अधिकांश प्रावधान लिखे हुए नहीं है, परंपराओं अभिसमयों के रूप में वो संचालित हैं। इसलिए हम ब्रिटेन के संविधान को अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन या अलिखित संविधान का एग्जाम्पल मानते हैं। तो ये हम लोगों ने पिछली क्लास में भी देखा था। अब इन्हीं दो संविधानों के संबंध में हम ये बात करने की कोशिश करेंगे कि इनकी मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है, फायदे और नुकसान। सबसे पहले जब हम बात करते हैं लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की मेरिट्स की, लिखित संविधान के गुण की, तो सबसे पहला इसका फायदा हम बता सकते हैं, ये सर्टेन और क्लियर होता है, निश्चित और स्पष्ट। अब निश्चित और स्पष्ट का मतलब क्या है, बिल्कुल साफ। जो चीज हमारे सामने लिखी हुई है ना, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जब कुछ नियम बन जाते हैं, कानून बन जाते हैं, उन्हें लिख दिया जाता है। जैसे अगर हम इंडिया के संविधान की बात करें, 1950 में हमारा संविधान बनकर लागू हुआ। आज भी 2021 के अंदर हम 1950 में लागू किए हुए संविधान को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सारी बातें लिखी हुई है। समय बदला है, 70 साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद 70 साल पहले क्या नियम बने थे, किस भावना से बने थे, किस कानून का मतलब क्या है, उन सब को आसानी से हम समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सारे नियम लिखे हुए हैं और जो चीज लिखी हुई है उसे कोई बदल नहीं सकता, मन मर्जी से उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उनका एक ही भाषा होती है, एक ही अर्थ होता है और एक ही व्याख्या होती है। चाहे आज हम बात कर लें कि भारत के संविधान ने हमको मौलिक अधिकार दे रखे हैं,
तो 1950 में जो मौलिक अधिकार दिए थे आज भी वो मौलिक अधिकार है, थोड़े बहुत संशोधन के साथ, उनमें कोई परिवर्तन नहीं है, है ना। ये सब हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि भारत का संविधान लिखित है। तो जो चीज नियम, जो कानून लिखित है वो निश्चित होते हैं, समय परिवर्तित होता है, परिस्थितियां बदलती है, लेकिन लिखित प्रावधानों में परिवर्तन नहीं होने से ये संविधान निश्चितता का द्योतक होता है। और जो चीज निश्चित है वो स्पष्ट भी है। अस्पष्ट क्या होती है, जो चीज लिखी हुई नहीं है वो अस्पष्ट है, लेकिन जो चीज लिखा हुआ है, जो कानून लिपिबद्ध है, उन कानूनों को पढ़कर उनकी व्याख्या की जा सकती है। तो ये लिखित संविधान का गुण है कि वो स्पष्टता को भी व्यक्त करता है। ये पहला गुण हम लिखित संविधान का बता सकते हैं। दूसरा, शासन में स्थिरता, स्टेबिलिटी इन गवर्नेंस। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लिखित संविधान जिन राज्यों में पाया जाता है वहां पर शासन में स्थिरता अधिक देखी जाती है। क्यों? मैं फिर भारत का एग्जांपल लेता हूं। हमारे संविधान में शासन कैसे बनेगा, शासन के अंदर अंगों का निर्माण कैसे होगा, उनका संगठन किस प्रकार का होगा, उनकी शक्तियां क्या होगी, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका क्या है, वो क्या काम करेगा, प्रधानमंत्री कैसे बनेगा, उनकी शक्तियां क्या होगी, संसद कौन कौन से विषयों पर कानून बना सकती है, ये सारे नियम कायदे कहां पर हैं? ये संविधान में, जो हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ उसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि इस तरह से शासन चलेगा। तो 1950 में जिन नियमों और कानूनों के आधार पर शासन चल रहा था, आज भी 70 साल बाद भी उन्हीं नियमों और कानूनों के हिसाब से शासन चल रहा है। तो ये शासन को स्टेबिलिटी प्रदान कर रहा है। अगर नियम और कानून लिखित नहीं होते तो क्या होता? सरकार के जो अंग हैं, शासन को जो चलाने वाले हैं, वो अपने हिसाब से अपने हितों को ध्यान में रखते हुए अपना संगठन को निर्धारित कर लेते, अपनी शक्तियों का प्रयोग कर लेते। तो एक प्रकार से क्या होता? शासन में स्थिरता आ जाती, निरंकुशता भी आ जाती। लेकिन अगर संविधान लिखित है तो हम क्या कह रहे हैं? उस लिखित संविधान में नियम सर्वोपरि है और लिखे हुए नियमों में बदलाव आसानी से नहीं किया जा सकता। इसीलिए शासन स्थिर बना रहता है, एक जैसा बना रहता है, उसमें स्थायित्व का गुण देखा जा सकता है। तो ये दूसरा गुण हम बता सकते हैं शासन में स्थिरता का। तीसरा, जो फेडरल स्ट्रक्चर वाले स्टेट होते हैं, संघात्मक राज्य, उन संघात्मक राज्यों के लिए भी लिखित संविधान को अच्छा माना जाता है। हम क्या बता सकते हैं कि लिखित संविधान फेडरल स्ट्रक्चर वाले स्टेट के लिए सुटेबल है। क्यों? आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा है कि जहां फेडरल स्ट्रक्चर होता है वहां पर शक्तियों का विभाजन किया जाता है, केंद्र में और केंद्र के साथ साथ इकाइयों में। संघ किसको कहते हैं? बहुत सारी इकाइयों से मिलकर एक स्टेट जब बनता है तो वो संघात्मक राज्य बन जाता है ना। और संघात्मक राज्य में क्या हो रहा है? केंद्र के पास अपनी शक्तियां होती है, इकाइयों के पास अपने कार्यक्षेत्र होते हैं। तो ये कार्यक्षेत्र का विभाजन कौन कर रहा है? शक्तियों का विभाजन संविधान के द्वारा किया जा रहा है। क्यों? ताकि दोनों ही, केंद्र और इकाइयां दोनों, अपनी बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए अपने फंक्शन को सही तरीके से क्रियान्वित करें। अगर एक निष्पक्ष संविधान के द्वारा ये शक्तियों का विभाजन नहीं होगा तो संघ व्यवस्था के अंदर टकराव उत्पन्न होगा और संघ के टूटने का खतरा रहता है। इसीलिए केंद्र और राज्यों में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन करने के लिए एक लिखित संविधान का होना आवश्यक है। और यही लिखित संविधान संघात्मक व्यवस्था में अगर कोई गतिरोध उत्पन्न होता है, केंद्र और इकाइयों में शक्तियों को लेकर अगर कोई टकराव उत्पन्न होता है, तो न्यायपालिका इसी लिखित संविधान के आधार पर संघ व्यवस्था की रक्षा करने का काम करती है। तो इसलिए संघात्मक व्यवस्था में शक्तियों के विभाजन के साथ साथ संघ को बनाए रखने के लिए भी लिखित संविधान आवश्यक है। तो ये तीसरा गुण, संघीय राज्यों के लिए लिखित संविधान उपयुक्त है। चौथी बात हम बता सकते हैं, लिखित संविधान इसलिए भी उपयोगी है क्योंकि इसमें सिविल राइट्स, नागरिक अधिकार सुरक्षित रहते हैं। हम लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए मौलिक अधिकारों की आवश्यकता रहती है। और ये मौलिक अधिकार कौन प्रदान करेगा? स्टेट, यानी कि राज्य। अगर ये राज्य के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार लिखित हैं तो इसका मतलब क्या है? कोई भी शासक या राज्य की कोई भी संस्था या अंग व्यक्ति के साथ अन्याय, अत्याचार या शोषण नहीं कर सकता, और अगर करता है तो उन मौलिक अधिकारों के नाम पर व्यक्ति न्यायालय में जाकर अपनी सुरक्षा प्राप्त कर सकता है। तो नागरिकों के अधिकारों की दृष्टि से भी हम बता सकते हैं कि एक लिखित संविधान बहुत उपयोगी होता है। और इसी तरह से
जो माइनॉरिटीज होते हैं, अल्पसंख्यक, है ना, अक्सर ये कहा जाता है कि जब किसी स्थान पर कुछ लोग संख्या में ज्यादा हैं और कुछ संख्या में अल्पसंख्यक हैं, तो बहुसंख्यकों के द्वारा अल्पसंख्यकों का शोषण हो सकता है। लेकिन अगर लिखित संविधान के द्वारा अल्पसंख्यकों को भी उतने ही अधिकार, उतनी ही सुविधाएं राज्य के द्वारा दे दी जाती हैं, तो अल्पसंख्यक भी अपने जीवन का को सुरक्षा प्रदान कर सकता है उन अधिकारों के तहत, और अपने जीवन को अपने हिसाब से आगे बढ़ा सकता है। तो लिखित संविधान सभी नागरिकों के साथ साथ अल्पसंख्यकों के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक अगला गुण बता सकते हैं हम। एक आखिरी फायदा जो लिखित संविधान का बता सकते हैं वो है क्रांति से रक्षा, मतलब रिवॉल्यूशन। क्रांति कब होती है और करता कौन है? क्रांति करती है जनता या जनता का कोई वर्ग। कब करती है? जब शासन के द्वारा शक्तियों का मनमाने तरीके से प्रयोग किया जाए, जब शासन निरंकुश हो जाए, या जब शासन बार बार अपने हिसाब से अपने हितों को ध्यान में रखते हुए नीतियों में बदलाव करे, जब शासन में अस्थिरता आती है, तो उससे क्रांति की संभावना उत्पन्न होती है। लेकिन और ऐसा कब होता है? जब नियम अस्पष्ट हो, जब नियम अनिश्चित हो या अलिखित हो। लेकिन लिखित संविधान में ये सारे नियम लिखित होते हैं। सारे नियम लिखित होने के कारण, संविधान पूरा लिखित होने के कारण क्या है? शासन स्थिर बना रहता है। शासन में शासकों के द्वारा या राज्य की संस्थाओं के द्वारा मनमर्जी से बदलाव नहीं किया जा सकता। राज्य और शासक निरंकुश हो ऐसी संभावनाएं बहुत कम बनी रहती है, और लोग संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का लगातार प्रयोग कर सकते हैं, उनकी रक्षा कर सकते हैं। तो ये सारी परिस्थितियां नियमों के लिखित होने के कारण ही उत्पन्न होती है। इसलिए लोगों में असंतोष की भावना कम उत्पन्न होती है। इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि लिखित संविधान क्रांति से सुरक्षा प्रदान करता है, या जिन राज्यों में लिखित संविधान होता है वहां पर क्रांति की संभावनाएं कम होती है। तो ये 5 मुख्य गुण हम लिखित संविधान के बता सकते हैं। रिपीट कर देता हूं। लिखित संविधान लिखित भी निश्चित भी होता है, स्पष्ट भी होता है। लिखित संविधानों में शासन में स्थिरता पाई जाती है। संघ राज्यों के लिए लिखित संविधान उपयुक्त माना जाता है। नागरिक अधिकार और विशेषकर अल्पसंख्यकों के अधिकारों की दृष्टि से लिखित संविधान उपयोगी है। और आखिरी बात, लिखित संविधान में क्रांति से रक्षा संभव है। लेकिन अगर हम लिखित संविधान के दोष की बात करें, ये 5 बातें तो हमने क्या फायदे हैं वो देखी, लेकिन लिखित संविधान में कुछ कमियां भी बताई जा सकती है। क्या कमियां हैं, क्या दोष हैं? पहला, समय के अनुसार बदलाव नहीं हो सकता। देखिए, जो चीज अलिखित है वो किस पर आधारित है? अभी हमने अर्थ में देखा, जो चीज लिखी हुई नहीं है वो परंपराओं पर आधारित है, और परंपराओं को आसानी से बदला जा सकता है। किसी भी पुरानी परंपरा को तुरंत खत्म मानने से मना कर दो, उसको व्यवहार में मत अपनाओ, तो वो परंपरा वहीं पर खत्म हो गई। कोई नई परंपरा आप तुरंत शुरू कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए आपको कोई अलग से मेहनत नहीं करनी है। लेकिन जब संविधान लिखित होता है, अर्थात नियम कानून कायदे लिखे जाते हैं, तो उनको बदलने की प्रक्रिया भी जटिल बनाई जाती है। हमने देखा है, जब हम पिछली क्लास में अर्थ पढ़ रहे थे, जितने भी संविधान लिखित हैं उनमें से अधिकांश संविधानों में संशोधन या बदलाव की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। साधारण कानून को बनाने की प्रक्रिया से थोड़ी जटिल प्रक्रिया संविधान संशोधन की अपनाई जाती है। तो जब संविधान को आसानी से नहीं बदला जा सकता, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? वो संविधान लोगों की भावनाओं का उचित प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएगा। लोग अगर अपनी इच्छाओं, अपने हितों के अनुसार संविधान में बदलाव चाहेंगे, और अगर संविधान में बदलाव समयानुकूल नहीं हो पाएगा, तो वो संविधान अप्रासंगिक होकर रह जाएगा। तो पहला दोष हम क्या बता सकते हैं कि लिखित संविधान में समय हितों के अनुसार बदलाव नहीं किया जा सकता। इसीलिए कुछ आलोचक कहते हैं कि ये जनहितों का सच्चा प्रतिनिधित्व नहीं करता। इसी से जुड़ी हुई एक अगली आलोचना, लिखित संविधान में क्या कमी है? इसमें क्रांति की संभावना बनी रहती है। देखिए, अभी पिछले पॉइंट में हमने देखा था कि सारे नियम कानून कायदे लिखित स्पष्ट होने के कारण शासन में निरंकुशता और अस्थिरता की संभावना कम रहती है, इसलिए इसमें क्रांति की संभावना नहीं रहती है। लेकिन कुछ आलोचक क्या मानते हैं कि लिखित संविधान में क्रांति की संभावना होती है। क्यों? क्योंकि जब संविधान में संशोधन आसानी से नहीं होता है, जनता जो अपने लिए चाहती है उन भावनाओं के अनुरूप जब संविधान में बदलाव नहीं होता है,
तो जनता का राज्य और शासन के प्रति एक अलगाव उत्पन्न होता है, एक असंतोष उत्पन्न होता है। और इसी असंतोष में जब वृद्धि होती है, ये असंतोष जब बढ़ता जाता है, तो जनता या जनता का एक वर्ग राज्य और शासन के विरुद्ध संविधान में बदलाव लाने के लिए क्रांति का सहारा लेता है। तो क्रांति की संभावना संशोधन की प्रक्रिया जटिल होने के कारण बनी रहती है, ऐसा कुछ आलोचक बताते हैं लिखित संविधान के दोष के रूप में। तीसरी आलोचना अगर हम करें तो कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि लिखित संविधान विकास में बाधक होते हैं। विकास में बाधक कैसे? कि लिखित संविधान एक बार बन गया, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं भारत का, 1950 में संविधान बन गया है ना। अब 1950 में संविधान तत्कालीन आवश्यकताओं, तत्कालीन हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। हालांकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमने समय समय पर संविधान में बदलाव किए हैं। लेकिन कुछ आलोचक क्या कहते हैं कि लिखित संविधान एक समय विशेष पर बनता है जो भविष्य की नीतियों को प्रभावित करता है। मतलब भविष्य में क्या राज्य के नागरिकों के हित होंगे, ये जब संविधान बनता है तब ध्यान में नहीं होता है। और जब संविधान में बदलाव की प्रक्रिया जटिल होती है, तो जटिल होने के कारण समय के अनुसार जो प्रावधान संविधान में होने चाहिए, जो राष्ट्र, राज्य, संस्थाओं और नागरिकों की प्रगति के लिए आवश्यक होते हैं, जब उनसे जुड़े प्रावधान संविधान में नहीं होते हैं, तो विकास कार्य प्रभावित हो जाता है। और जब विकास कार्य प्रभावित हो जाता है, तो ऐसे संविधान को भी लोग क्या मानने लग जाते हैं कि ये प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि ये हमारे विकास में सहायक नहीं है। ऐसे संविधान को लोग अप्रासंगिक संविधान मानने लग जाते हैं। तो तीसरी जो आलोचना है लिखित संविधान की, वो है ये विकास में बाधक माना जाता है। कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि अधिकारों के लिए संविधान का होना, लिखित होना जरूरी नहीं है। अभी आपने जब लिखित संविधान के गुण पढ़े थे, तब उसमें कहा था कि लिखित संविधान अधिकारों को गारंटी प्रदान कर रहा है ना। लिखित होते हैं तो इसीलिए लोगों को गारंटी प्राप्त होती है कि देखो राज्य हमको अमुक अमुक अधिकार दे रहा है, और लिखित होने के कारण अगर उन अधिकारों का हनन होता है तो व्यक्ति न्यायालय में जाकर उनकी रक्षा कर सकता है। इसलिए लिखित संविधान अधिकारों की दृष्टि से लाभदायक है। लेकिन कुछ आलोचक क्या मानते हैं कि अधिकारों के लिए संविधान का लिखित होना आवश्यक नहीं है। अगर हम ये तर्क दें कि अधिकारों के लिए लिखित संविधान अनिवार्य है, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्रिटेन का उदाहरण लिया कि ब्रिटेन के अंदर संविधान लिखित नहीं है, अलिखित संविधान है जो परंपराओं और अभिसमयों पर आधारित है। लेकिन उसके बावजूद ब्रिटेन के नागरिकों को बहुत सारे अधिकार परंपराओं के रूप में प्राप्त हैं। नागरिक उन अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं आसानी से, और राज्य और किसी भी संस्था के द्वारा उनका अतिक्रमण नहीं हो रहा है। तो अगर ये कहें कि अधिकारों के लिए लिखित संविधान का लिखित होना आवश्यक है, तो आलोचक कहते हैं कि ये तर्क असंगत है, पूरी तरह से सही नहीं है। एक आखिरी आलोचना जो आलोचक कहते हैं कि लिखित संविधान संकट काल के लिए सुटेबल नहीं है। क्राइसिस पीरियड जब भी आता है, आपातकाल, इमरजेंसी जब भी आती है, तब जरूरत क्या है? तुरंत निर्णय लिया जाए। कोई भी संकट अगर हमारे ऊपर आता है तो हम क्या चाहते हैं कि उस संकट का समाधान हम तुरंत करें, शीघ्र अतिशीघ्र करें, और ऐसा समाधान निकालें जिससे संकट हमें नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन अगर आप कल्पना करें, आलोचक क्या कहते हैं कि अगर हम ये कल्पना करें कि कोई एक ऐसी इमरजेंसी आई है राज्य के ऊपर जिसका समाधान करने के संबंध में संविधान कोई दिशा निर्देश प्रदान नहीं कर रहा है, संविधान में कोई ऐसा कानून, नियम या प्रावधान नहीं है जो संकट काल के समाधान के लिए मार्गदर्शन करे, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? पहले संविधान में बदलाव करना पड़ेगा। अगर वो बदलाव की प्रक्रिया जटिल है तो उसके लिए बहुत लंबा समय गुजरना पड़ेगा, और ऐसी स्थिति में संकट काल में क्या हो जाएगा? हमें नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हम तुरंत निर्णय लेकर कार्यवाही नहीं कर पाएंगे। हमें इंतजार करना पड़ेगा कि पहले हम संविधान में बदलाव करें और बदलाव के बाद हम उस संकट का समाधान करें। लेकिन इसमें एक लंबा समय गुजर जाएगा जिससे संकट काल में हम तुरंत निर्णय नहीं ले पाएंगे, तुरंत कार्यवाही नहीं कर पाएंगे। तो आलोचक क्या कहते हैं? संकट काल के लिए भी लिखित संविधान अनुपयुक्त है। तो 5 गुण हमने पढ़े थे लिखित संविधान के, 5 दोष हम लोगों ने देखे। रिपीट कर देता हूं। पहला दोष क्या था? लिखित संविधान समय के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं क्योंकि परिवर्तन की प्रक्रिया जटिल होती है। लिखित संविधान में क्रांति की संभावनाएं बनी रहती है। क्यों? क्योंकि लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप संविधान में बदलाव आसानी से नहीं हो पाता। इसीलिए
अगली आलोचना, लिखित संविधान विकास में भी बाधक माने जाते हैं। आलोचक ये भी कहते हैं कि अधिकारों के लिए लिखित संविधान का लिखित होना आवश्यक नहीं है, ब्रिटेन इसका एग्जाम्पल है। और आलोचक ये भी मानते हैं कि संकट काल के लिए भी लिखित संविधान उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि इसमें तुरंत निर्णय लेने की आवश्यकता होती है और लिखित संविधान तुरंत परिवर्तन की इजाजत नहीं देता। तो ये पहला बिंदु हम लोगों ने देखा, लिखित संविधान के गुण और दोष। अगली बात अगर हम देखें तो हम बता सकते हैं अलिखित संविधान के अंदर क्या क्या गुण हैं। मेरिट्स ऑफ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, चार मुख्य बातों की चर्चा हम यहां पर करेंगे। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के फायदे क्या है अलिखित। पहला, समय के साथ परिवर्तन। देखिए, आप इसको याद करने के लिए आसानी से समझ सकते हैं, जो लिखित संविधान के दोष हैं वो अलिखित संविधान के गुण हैं, और जो लिखित संविधान के गुण हैं वो अलिखित संविधान के दोष हैं। आप उल्टा सीधा इस करके इसको समझ सकते हो। तो अभी आपने लिखित संविधान के दोष में पढ़ा था कि वो समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं, ये अलिखित संविधान का गुण है। अलिखित संविधान समय के साथ परिवर्तित होते हैं। क्यों? क्योंकि अलिखित संविधान परंपराओं पर आधारित है, और परंपराओं को, जैसे मैंने अभी कहा, आसानी से बदला जा सकता है। कोई परंपरा चली आ रही है, उसको मानने से आप उसको मानना बंद कर दो, वो परंपरा खत्म हो जाएगी। आपको कोई नया कानून बनाना है, एक नई परंपरा की शुरुआत तुरंत कर दो। कहने का मतलब, अलिखित संविधान में संशोधन की प्रक्रिया लिखित संविधानों की तुलना में बहुत आसान होती है, और इसीलिए इनमें जनता या शासन जब जैसा परिवर्तन संविधान में करना चाहते हैं वैसा परिवर्तन वो आसानी से कर लेते हैं। इसीलिए चूंकि अलिखित संविधान समय के साथ, आवश्यकताओं के साथ, परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होते हैं, इसीलिए इसके समर्थक लोग क्या मानते हैं कि ये एक प्रासंगिकता का सूचक है। प्रासंगिकता मतलब ये संविधान रिलेवेंट बना रहता है लोगों के लिए, राज्य के लिए, संस्थाओं के लिए। तो ये पहली बात हम लोग, पहला गुण अलिखित संविधान का बता रहे हैं। दूसरा, कुछ समर्थक लोग ये भी कहते हैं कि अलिखित संविधान में क्रांति की संभावना नहीं है होती। हमने ये बात लिखित संविधान में देखी थी कि लिखित संविधान आसानी से परिवर्तित नहीं हो रहा है, जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तित नहीं हो रहा है, इसीलिए लोगों में असंतोष उत्पन्न होता है और वो क्रांति करते हैं। लेकिन अलिखित संविधान क्या है? जनता ने या राज्य ने या शासक ने जब उचित समझा, आसानी से, सरल प्रक्रिया से संविधान को परिवर्तित कर लिया। और जब संविधान आसानी से जन भावनाओं या राज्य के हितों के अनुरूप परिवर्तित हो रहा है, तो वो राज्य के कार्यों का संचालन भी जनहितों के अनुरूप करता है। तो ऐसी स्थिति में जब सरल प्रक्रिया से संविधान परिवर्तित हो रहा है, वो प्रासंगिक बन रहा है, तो लोगों में राज्य शासन और संविधान के प्रति असंतोष उत्पन्न नहीं होता है। और जब लोगों में असंतोष उत्पन्न नहीं हो रहा है, इसका मतलब राज्य के अंदर क्रांति की संभावनाएं क्षीण हो रही है। तो जहां लिखित संविधान में क्रांति की संभावनाएं बनी रहती है, परिवर्तन की प्रक्रिया जटिल होने के कारण, वहीं अलिखित संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया सरल होने से क्रांति की संभावनाएं खत्म हो जाती है या बहुत कम रहती है। तीसरी बात, अलिखित संविधान विकास में भी सहायक होता है। किसके विकास में? लोगों के विकास में, राज्य के विकास में। कैसे? कि समय के अनुसार जो भी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, उन परिस्थितियों के अनुरूप यदि कानून की आवश्यकता होती है बनाने की, संविधान में कोई नए नियम जोड़ने की आवश्यकता होती है, तो जरूरत के हिसाब से आसान प्रक्रिया से समय पर, है ना, जब जरूरत है उस समय पर संविधान में बदलाव कर दिया जाता है, और उन्हीं बदलाव के अनुरूप नीतियों को निर्मित भी किया जाता है और उनको एग्जीक्यूट भी किया जाता है, उनको आसानी से क्रियान्वित भी किया जाता है। तो विकास के लिए जो कार्य करने हैं, जो नियम चाहिए, जो नीतियां चाहिए, वो सहजता से, सरलता से संविधान के प्रावधानों के अनुरूप बन जाती है। इसलिए अलिखित संविधान को क्या कहा जाता है? ये राज्य के विकास में, व्यक्तियों के विकास में सहायक होता है। ये इसका तीसरा गुण हम बता सकते हैं। चौथा एक और गुण कि अलिखित संविधान जो है
वो इमरजेंसी के अंदर सबसे फ्रूटफुल है, लाभदायक है या सुटेबल है, उपयुक्त है। इमरजेंसी मतलब आपातकाल। अभी हमने लिखित संविधान में क्या देखा था, आपातकाल में हमको तुरंत निर्णय लेकर समाधान की आवश्यकता होती है, और अगर संविधान में ऐसे प्रावधान नहीं है तो वो प्रावधान लाने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसलिए आपातकाल की स्थिति में लिखित संविधान अप्रासंगिक है। लेकिन अलिखित संविधान में इसका उल्टा है। अलिखित संविधान में आसानी से शीघ्र निर्णय लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि परिवर्तन करने के लिए एक लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता है। संविधान में परिवर्तन बहुत सहजता से हो सकता है। जिन परंपराओं को हम मानना बंद कर देंगे और जिन परंपराओं को हम चाहते हैं उन्हें शुरू कर देंगे, आसानी से व्यवहार में उनको अपना लेंगे, तो वो संविधान में बदलाव कर देगा। तो इस रूप में जब संविधान आसानी से बदल रहा है तो आपातकाल में आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए शीघ्र निर्णय भी लिए जा सकते हैं। तो ये सब कुछ डिपेंड किस पर कर रहा है, परिवर्तन की प्रक्रिया पर। तो अलिखित संविधान में परिवर्तन की प्रक्रिया सरल है, इसलिए आपातकाल के अनुरूप संविधान को तोड़ा मरोड़ा बदला परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए ये आपातकाल के लिए एक उपयुक्त संविधान है। तो 4 अच्छी बातें हम अलिखित संविधान की बता सकते हैं। रिपीट कर देता हूं। पहला, अलिखित संविधान को समय के साथ परिवर्तित किया जा सकता है। अलिखित संविधान में क्रांति की संभावनाएं न्यून होती है, क्षीण होती है। अलिखित संविधान विकास में सहायक है, राज्य के, व्यक्तियों के। और अलिखित संविधान आपातकाल में उपयुक्त माने जा सकते हैं। लेकिन क्या अलिखित संविधान अच्छा होता है? नहीं। आलोचकों ने इसके बारे में भी आलोचनाएं की हैं। अलिखित संविधान में भी कुछ दोष हैं। क्या दोष हैं? आप लिखित संविधान के गुण को याद करो, वो यहां पर दोष के रूप में नजर आएंगे। सबसे पहली बात, अलिखित संविधान अस्पष्ट भी होते हैं, अनिश्चित भी होते हैं। अस्पष्ट और अनिश्चित दो बातें। अस्पष्ट का मतलब जो चीज हमारे सामने लिखी हुई नहीं है वो हमारे लिए अस्पष्ट है। जैसे हर व्यक्ति की बुद्धि, समझ, प्रज्ञा, विवेक अलग अलग होता है। अगर कोई नियम परंपराओं के रूप में चल रहा है तो मैं उसकी व्याख्या अपने हिसाब से करूंगा, कोई और व्यक्ति उसकी व्याख्या अपने हिसाब से करेगा। जो चीज अलिखित है, कहीं पर भी लिपिबद्ध नहीं है, उसकी व्याख्या हर व्यक्ति, हर संस्था अपने अपने हिसाब से कर सकता है, और इसीलिए वो नियम अस्पष्ट हो जाता है ना। लिखित होने के कारण क्या क्या चीज सामने आती है कि लिखी हुई चीज सबके लिए साफ है। इसका जो चीज लिखा हुआ है हम बता सकते हैं कि इसका मतलब ये है, लेकिन जो चीज लिखी हुई है ही नहीं उसके लिए हर व्यक्ति अपने अपने तर्क दे सकता है, नहीं इसका मतलब ये है, इसका मतलब ऐसा होता है। क्योंकि अलिखित संविधान परंपराओं पर आधारित है, और परंपराओं पर आधारित होने के कारण परंपराओं की व्याख्या सभी के द्वारा अलग अलग की जा सकती है, ये संभावना बनी रहती है। इसलिए अलिखित संविधान को क्या माना जाता है? ये अस्पष्ट होता है। और जो चीज अस्पष्ट है वो अनिश्चित भी है। अनिश्चित का मतलब, जैसे मैंने आपको कहा कि आज से 10 साल पहले कहीं पर कोई परंपरा चल रही है, और अगर अब कोई एक नई सरकार आई है, वो उस परंपरा को अपने हिसाब से बदलना चाहे तो आसानी से बदल सकती है ना। तो शासन के अंदर जो निश्चितता नियमों को लेकर होनी चाहिए वो निश्चितता नहीं बनी रहती है। तो कहने का मतलब, अलिखित संविधान में परंपराओं का महत्व होता है लिखित नियमों के स्थान पर, इसीलिए अलिखित संविधान अस्पष्ट भी होता है और अनिश्चित भी होता है। समय समय पर राज्य में जो अंग राज्य को संचालित कर रहा है, जो सरकार राज्य को चला रही है, वो अपने हिसाब से संविधान को परिभाषित करती है, इसीलिए ये अस्पष्टता और अनिश्चितता और ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरी बात, अलिखित संविधान में शासन में अस्थिरता भी पाई जाती है, ऐसा कुछ आलोचकों का मानना है। कैसे? कि अगर संविधान में नियम लिखित होंगे तो लिखित नियम स्पष्ट भी होते हैं और निश्चित भी होते हैं, इसीलिए सभी लोगों को उन निश्चित और स्पष्ट नियमों का एक समान पालन करना जरूरी है। लेकिन अगर नियम लिखित है ही नहीं, परंपराओं पर आधारित हैं, तो इस बात की संभावना बनी रहती है कि शासक वर्ग अपने द्वारा उन परंपराओं का अपने हिसाब से प्रयोग करेगा,
और जब शासकों के द्वारा इस प्रकार से नियमों और कानूनों, परंपराओं, अभिसमयों का दुरुपयोग किया जाता है, अपनी शक्तियों का निरंकुश तरीके से प्रयोग किया जाता है, तो शासक और शासितों के बीच में एक अंतराल उत्पन्न हो जाता है और वही अंतराल शासन में अस्थिरता को जन्म देता है। तो दूसरा दोष अलिखित संविधान का क्या बता सकते हैं कि इससे शासन में अस्थिरता उत्पन्न होती है, ऐसा कुछ आलोचकों का मानना है। तीसरी आलोचना हम क्या बता सकते हैं कि अलिखित संविधान में शक्तियों के दुरुपयोग की भी संभावना होती है। शक्तियों का दुरुपयोग कौन कर सकता है? शासकों के द्वारा, विशेषकर सरकार के द्वारा। सरकार के 3 अंग हम लोगों ने देखे, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। अगर लिखित संविधान है, नियम और कानून सब लिखे हुए हैं, तो बता दिया जाएगा कि देखो कार्यपालिका को इतना काम करना है, व्यवस्थापिका को ऐसे काम करना है, सबकी शक्तियां और कार्य स्पष्ट रूप से बताई जाती है। लेकिन अगर संविधान लिखित है ही नहीं, परंपराओं पर आधारित है, तो ये सरकार के अंग अगर उनमें महत्वाकांक्षी लोग आ गए तो वो अपनी अपनी महत्वाकांक्षा के अनुरूप शासन की शक्तियों का प्रयोग करेंगे। एक तरह से कानून को वो अपने हाथ का खिलौना बना लेंगे। जैसे एक बच्चा खिलौने को अपनी मर्जी से खेलता है, उछालता है, उसका मन मर्जी से प्रयोग करता है, उसी प्रकार से शासक वर्ग के द्वारा भी कानूनों का मन मर्जी से प्रयोग किया जाएगा। उससे कानून का रूप विकृत हो जाएगा, संविधान प्रभावित हो जाएगा, नागरिक, राज्य, हर व्यवस्था प्रभावित हो जाएगी नकारात्मक अर्थों में। इसीलिए संविधान का लिखित होना जरूरी है। अलिखित संविधान क्या कर रहे हैं? शक्तियों के दुरुपयोग की संभावना को बढ़ा रहे हैं। तो ये एक उसका अगला दोष। कुछ आलोचक ये भी मानते हैं कि अलिखित संविधान के कारण न्यायपालिका को राज्य के अंदर, शासन के अंदर हस्तक्षेप करने का अनुचित अवसर प्राप्त हो जाता है। कब, कैसे? तो अगर कोई संविधान अस्पष्ट है तो बार बार राज्य के अंगों में, सरकार के अंगों में उसको लेकर टकराव उत्पन्न होगा, कार्य क्षेत्र को लेकर, संगठन को लेकर, शक्तियों को लेकर। ऐसी स्थिति में संविधान क्या कह रहा है, इसकी व्याख्या कौन करेगा? न्यायपालिका करेगी। उन परंपराओं की जो लंबे समय से चली आ रही है, उन परंपराओं की व्याख्या न्यायपालिका के द्वारा की जाएगी। वो न्यायपालिका शासन और राज्य के अंदर उत्पन्न गतिरोध को टालने का प्रयास करेगा। तो ये न्यायपालिका को अनुचित अवसर मिल रहा है। अगर संविधान अपने आप लिखित हो, सब कुछ स्पष्ट हो, निश्चित हो, तो इस प्रकार के गतिरोध उत्पन्न होंगे ही नहीं। और जब गतिरोध होंगे ही नहीं तो न्यायपालिका को अवसर मिलेगा ही नहीं। न्यायपालिका को अवसर क्यों मिल रहा है? क्योंकि शासन में गतिरोध उत्पन्न हो रहा है, राज्य के अंग आपस में टकरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लिखित रूप में कहीं पर ये नहीं कहा गया है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। तो ये अलिखित प्रावधानों के कारण ही न्यायपालिका को अनुचित, अनावश्यक हस्तक्षेप का अवसर मिल रहा है। और जिस राज्य के अंदर न्यायपालिका बार बार हस्तक्षेप करती है सरकार के कार्यों में, व्यवस्थापिका के कार्यों में, नागरिकों के जीवन में, तो उस राज्य को ज्यादा अच्छा राज्य नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट, अगले आलोचना, कुछ आलोचक क्या कहते हैं कि संघात्मक राज्यों के लिए भी अलिखित संविधान अनुपयुक्त है। हमने अभी देखा था कि संघात्मक राज्यों में केंद्र और शक्तियों में शक्तियों का विभाजन, केंद्र और इकाइयों में शक्तियों का विभाजन करने के लिए लिखित संविधान का होना जरूरी है, ताकि पता चले कि केंद्र के पास क्या क्या शक्तियां हैं, इकाइयों के पास क्या क्या शक्तियां हैं, और दोनों एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण ना करें। इसके लिए लिखित संविधान उपयोगी है। और अगर किसी कारणवश दोनों में गतिरोध उत्पन्न होता है तो उस लिखित संविधान के आधार पर ही न्यायपालिका संघात्मक व्यवस्था की रक्षा करती है। ये बात हमने लिखित संविधान के गुण में देखा। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं कि अगर संविधान लिखित नहीं है, कोई राज्य संघात्मक फेडरल स्ट्रक्चर वाला है और वहां पर संविधान लिखित नहीं है, तो पहला सवाल ये उत्पन्न होगा कि शक्तियों का विभाजन कैसे होगा, है ना? चलो परंपराओं के आधार पर शक्तियों का विभाजन कर भी दो तो इस बात की संभावना प्रबल रहेगी कि केंद्र इकाइयों के अधिकार क्षेत्र में, या इकाइयां केंद्र के अधिकार क्षेत्र में, या इकाइयां आपस में ही एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करे। इसकी संभावना बहुत ज्यादा बनी रहेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? राज्यों के अंदर गतिरोध, शासन के अंदर गतिरोध उत्पन्न होगा और वो संघ कभी भी टूट सकता है, संघ के समाप्त होने की संभावना बनी रह सकती है। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि संघात्मक व्यवस्था को अगर बनाए रखना है तो अलिखित संविधान उसके लिए उपयुक्त नहीं है, उसके लिए लिखित संविधान ही उपयुक्त है। एक आखिरी दोष जो कुछ आलोचक बताते हैं कि अलिखित संविधान में अधिकार असुरक्षित रहते हैं। अधिकार किसके?
नागरिकों के, क्योंकि अगर संविधान लिखित है तो लोग, नागरिक आश्वस्त हैं, उस नागरिक के अंदर जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो भी आश्वस्त हैं कि हमें क्या क्या अधिकार राज्य के द्वारा दिए गए हैं, और अगर हमारे उन अधिकारों का हनन हो रहा है तो कैसे हम उन अधिकारों की रक्षा न्यायालय में जाकर कर सकते हैं। संविधान के लिखित होने पर ये सारी सुविधाएं नागरिकों को प्राप्त रहती है, एक स्पष्टता बनी रहती है अधिकारों के बारे में। लेकिन अगर संविधान लिखित नहीं है तो नागरिकों के अधिकार भी असुरक्षित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सरकार उदार है तब तो वो नागरिकों को व्यापक अधिकार प्रदान करेगी, लेकिन अगर शासन में काम करने वाले लोग अनुदारवादी हो गए, वो निरंकुश महत्वाकांक्षी हो गए, उनके द्वारा अगर शासन की शक्तियों का दुरुपयोग किया जाने लगा, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले वो नागरिकों के अधिकारों का हनन करेंगे, और नागरिकों के पास कोई सबूत नहीं होगा कि देखो संविधान हमें ये अधिकार प्रदान कर रहा है और हम न्यायालय में जाकर इसकी रक्षा करेंगे। क्यों? क्योंकि वो सारे अधिकार परंपराओं पर आधारित हैं, कहीं पर लिखे हुए नहीं है। इसलिए अगर संविधान अलिखित है तो नागरिक अधिकार भी असुरक्षित बने रहते हैं। तो इस रूप में हम कुल 6 आलोचनाएं या 6 कमियां बता सकते हैं अलिखित संविधान की। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अलिखित संविधान अस्पष्ट और अनिश्चित होते हैं, अलिखित संविधान से शासन में अस्थिरता बनी रहती है, आलोचक मानते हैं अलिखित संविधान से शासन की शक्तियों के दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है, अलिखित संविधान के कारण न्यायपालिका को शासन में, राज्य के कार्यों में, नागरिकों के जीवन में हस्तक्षेप करने का अनावश्यक, अनुचित और अधिक अवसर प्राप्त हो जाता है। अलिखित संविधान के कारण संघात्मक राज्य असुरक्षित रहते हैं, संघ राज्यों के लिए अलिखित संविधान अनुपयोगी है। और आखिरी बात, आलोचक मानते हैं कि अलिखित संविधान में नागरिक अधिकार असुरक्षित रहते हैं, ये संभावना ज्यादा है। तो ये हमने आज की क्लास में पढ़ा कि कैसे अलिखित संविधान जो है वो दोषपूर्ण है, अलिखित संविधान भी और लिखित संविधान भी, और दोनों के गुण क्या हैं, ये बात भी हम लोगों ने अभी देखने की कोशिश करी।